देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयर है। है मैम। प्रोबेबिलिटी आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी हो ही गया है, ठीक है, बस कुछ क्वेश्चंस बाकी है, वही करेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो होमवर्क दिया था, देखो सेट सी का क्वेश्चन नंबर 24, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 24, ये मैंने होमवर्क दिया था। देखो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज एज फॉलोज। एक्स और पी का दे दिया, हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला कंसेप्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू दे दिया है 1 2 4 6 8, 1 2 4 6 और 8, और बी बताया है के 2k 3k, के 2k 3k 3k और k, ठीक है। तो पूछा है वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो मेरा यहाँ पर इस पीडीएफ में तो है नहीं जो मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, लेकिन मुझे याद है तो हम लिख देते हैं। देखो वेरिएंस पूछा है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, चेक करो कॉपी में मिलेगा, अगर लिखे हो तो देखो, क्लास किया हुआ है तो। वेरिएंस ऑफ एक्स है ऐसे, ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस म्यू का स्क्वेयर। देखो ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तो म्यू क्या था, म्यू का मतलब था एवरेज, ये म्यू म्यू था ना, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते थे, पी इंटू एक्स, मैंने एवरेज सिखाया था ना कि एफ इंटू एक्स करने से, जैसे अगर कोई रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये देखो जैसे 1 2, ठीक है, ये मान लो एफ, ठीक है, तो 1 मान लो 5 टाइम्स है, 2 1 टाइम्स है, तो एक हम लोग 1 इंटू 5 लिखेंगे तो हो जाएगा ना। इस तरीके से समझाया था कि हम लोग अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी का एवरेज, तो प्रोबेबिलिटी का एवरेज इस तरीके से पी इंटू एक्स होता है, और इसी को हम लोग ई ऑफ एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो पी इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 1 इंटू के, कितना के, फिर 4k, फिर 12k, 18k और 8k, ठीक है। लेकिन मुझे निकालना है ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ई ऑफ एक्स पी इंटू एक्स होता है तो ई ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ऐसे याद रखना है, पी इंटू एक्स का स्क्वायर। तो पहले एक्स स्क्वायर का कॉलम निकाल लेते हैं, तो एक्स का स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, 1 4 16 36 और 64। तो p इंटू एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p मतलब k इंटू 1, k 2k इंटू 4, 8k 16 इंटू 3, 48k 36 इंटू 3, कितना 108 k, और 64 इंटू के 64k। तो e ऑफ x का स्क्वायर हमें मिल जा रहा है। तो देखो इसका टोटल करो कितना, 229k, तो यहाँ पुट कर देंगे 229k, और म्यू का स्क्वायर, म्यू कितना है, इसका टोटल करो, फोर्टी थ्री, तो 43k का होल स्क्वायर देखो कितना होता है, 11849। अच्छा k का वैल्यू पुट कर देंगे, k का वैल्यू हमें कुछ बोला नहीं है बट हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरा p का टोटल क्या होता है, हमेशा प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है, ठीक है। तो फिर 2, ये पहले टोटल करो, समेशन ऑफ p पता चल जाएगा, 3 3 6 7 8 9 10k, ठीक है। तो अगर 10k इक्वल 1 होता है, क्योंकि पूरा प्रोबेबिलिटी है, तो k कितना हो जाएगा 1/10। अच्छा k क्यों निकाला वैल्यू, क्योंकि आंसर देखो k के बिना ही है, मतलब k को रिप्लेस करना पड़ेगा, सारा डिजिट में है तो k को रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 43k
का होल स्क्वायर कितना आया था? आया बोलो तो 1849 के स्क्वायर। अच्छा, अब 229 इंटू 1/10 माइनस 1849 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? ये तो 22.9 होगा। ये वाला देखो 100 से डिवाइड होगा तो 18.49 हो जाएगा, और माइनस करने से 4.41। अच्छा, तो 4.41 यानी ऑप्शन बी। देखो ये समझ में तभी आएगा अगर लास्ट वाला क्लास याद है तो, क्योंकि बीच में तुम लोग का एग्जाम ये वो चल रहा था, भूल गए हैं। थोड़ा सा याद करने से याद हो ही जाएगा, उतना भी कुछ है नहीं। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड था। हो गया है? अच्छा, अगर ये वाला हो गया इसके बाद अच्छा, यहाँ ना मैंने नोट डाउन किया था कि क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, लेकिन लास्ट क्लास वाला पीडीएफ में जो एडेड है वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है। फिलहाल इसमें ऐड कर लेते हैं एक बार, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 24 इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा भी इसमें ऐड हुआ है, लास्ट क्लास में जो कुछ क्वेश्चंस किया था वो तो वो देखना पड़ेगा, मुझे तो याद नहीं। अगर तुम लोग को याद है तो मुझे बताओगे तो लास्ट में नोट डाउन करके देख लेंगे, कुछ बाकी रह गया। अब हम लोग सेट ए का करेंगे, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 53। लेकिन उसके पहले एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर x-1 है तो वो ऐसे हो जाता है, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस प्लस माइनस लिख लो, अगर प्लस हुआ तो प्लस से लिख देंगे, माइनस हुआ तो माइनस से लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, और अगर ऐसा हुआ, ये एक फॉर्मूला। दूसरा, ई ऑफ एक्स इंटू वाई, ई टू दी ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई, ये याद रह जाएगा, उतना कुछ मुश्किल नहीं है। और थर्ड नंबर पे लिख लो ई ऑफ के इंटू एक्स, तो के इंटू ई ऑफ एक्स, जहां पर के को बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 53 वो करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, तो इसीलिए अभी बता दिया। दिया हुआ है सेट ए का क्वेश्चन 53 में ऐसे दिया हुआ है, हम दिखा देंगे क्वेश्चन, अभी हम लिख देते हैं। देखो, ई ऑफ एक्स दिया हुआ है 4.5, ये वाला ई इन ई, और ये के इंटू एक्स कॉन्स्टेंट। ये कितना होगा पूछ रहा है, तो ये बता दो कितना होगा, फिर हम क्वेश्चन भी दिखा देते क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ। बोलो, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है। 2 होगा। ई ऑफ एक्स माइनस वाई, तो क्या लिखेंगे, लिखा है ना प्लस माइनस, जो भी होगा बस उस साइन के साथ अलग हो जाएगा। तो ई ऑफ एक्स कितना 4.5, ई ऑफ वाई कितना 2.5, तो आंसर हो गया 2। ऑप्शन एक बार देख लेते, 53 सेट ए का, ये देखो ये वाला था क्वेश्चन।
इफ, हाँ ऑप्शन, इफ x एंड y आर रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेड वैल्यू एज 4.5, तो मैंने लिख के दे दिया, लेकिन वो तो लैंग्वेज में दिया है, तुम लोग को समझना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड मतलब e, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और y कितना है, 4.5 और 2.5, तो e ऑफ x 4.5, e ऑफ y 2.5, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब e ऑफ x माइनस y कितना होगा। मैंने तो लिख के दे दिया क्वेश्चन, लेकिन देखो देने का तरीका लेकिन इस तरीके से लैंग्वेज में दिया है, पढ़ के समझ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 हो रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद सेट सी का क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 20, ये वाला। The probability that there is at least one error in an account statement prepared by 3 person ABC are 0.2, 0.3, 0.1, तो प्रोबेबिलिटी ही दे दिया है कि एटलीस्ट एक एरर हो जाए 3 लोगों से, ये कुछ इतना 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 है। इफ ABC प्रिपेयर 60, 70, 90 सच स्टेटमेंट्स, तो ए जो है वो बनाएगा 60 ऐसा स्टेटमेंट जिसमें चांसेस है कि 0.2 कम से कम एरर हो, और 70 बनाएगा जो बी, उसका इतना एरर हो। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ई ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो ई पूछने का मतलब ही क्या होता है, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, पी इंटू एक्स, तो पी कौन सा है यहाँ पर, 0.2, 0.3, 0.1, तो एक्स कितना है 60, 70, 90। तो एक्स का कॉलम बनेगा 60, 70 और 90। यहाँ जाओ तो एबीसी भी लिख सकते हैं हम लोग, बाकी जरूरत नहीं है उसका, नहीं भी लिखोगे चलेगा। पी है 0.2, 0.3, 0.1, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, लेकिन ये क्या है, गलत की सही, 0.2, 0.3, 0.1 भूल, ताले की को तो हाँ माइनस करना पड़ेगा। देखो हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट का एवरेज निकालने बोला है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो गलत होने का दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या है, रॉन्ग, डब्ल्यू से लिख दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट निकालना पड़ेगा ना। तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट कितना होगा, हाँ 0.9, ठीक है। तो अब ई ऑफ क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑफ एक्स निकालना है, मतलब 60 स्टेटमेंट बनने से कितना करेक्ट होगा, 70 और 90। तो ई ऑफ एक्स कैसे निकलता है, पी इंटू एक्स करके, तो यहाँ पर पी कौन सा लेंगे, पी ऑफ सी लेंगे। पी ऑफ सी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे तो करेक्ट स्टेटमेंट का बोला है, तो पी ऑफ सी लेना पड़ेगा इंटू एक्स। तो बोलो 0.8 इंटू 60, 48, फिर 7 इंटू 70, 49, और ये 81। अब निकालो कितना होगा। तो ई ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, पी इंटू एक्स, तो यहाँ पर पी ऑफ सी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, समेशन ऑफ पी हो जाता है, लेकिन समेशन ऑफ पी तो ऑलवेज 1 होता है, चाहो तो इसका टोटल करके भी देख सकते हैं। इसके टोटल में नहीं आएगा एक्चुअली, क्योंकि वो तो 1 से माइनस है ना, ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए नहीं आएगा। दोनों का टोटल करोगे तो आ जाएगा। तो फिर ये कितना आ जाएगा, 1, ये इसका टोटल करने से होगा 9 और 8, 178, 178, तो ऑप्शन 178 मतलब ऑप्शन सी। इसमें मेन ये वाला बात था कि हमें रॉन्ग वाला दे रखा है, हमें करेक्ट, मतलब डेटा देख के अगर हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे कि पी इंटू एक्स कर लेते हैं और ये यूज कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। ये मेन पॉइंट था कि हम लोग को यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट कैलकुलेट करो। तो इसके बाद एग्जाम्पल 32, ये वाला देखो, 32 वाला।
देखो इसमें बोल रहा है ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए सेट कंटेनिंग द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स एंड अनदर नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अदर सेट कंटेनिंग द फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो हमें किन चीजों का मल्टीप्लीकेशन करना है. बोल रहा है कि ऐसा एक सेट जिसमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है, मतलब कहाँ से शुरू होगा, 1 से लेके 100, और 200 नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से लेके 200. अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है और उसका प्रोडक्ट करना है. मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या, ई ऑफ क्या निकालना है, ई ऑफ ये 100 नेचुरल, इसको मान लो x से डिनोट कर लेते हैं, और क्या निकालना है, ये 200 को y से डिनोट कर देते हैं. मतलब ई ऑफ x इंटू क्या निकालना पड़ेगा, ई ऑफ y. तो ई ऑफ x जब निकालेंगे, अच्छा ये भी पूछ लेते, तो क्या निकालना पड़ेगा, p इंटू, बोलो, प्रोबेबिलिटी इंटू, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इंटू y है तो y लिख देंगे. तो अच्छा, अब ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालना पड़ेगा. अच्छा, x क्या हो जाएगा, x मतलब जो रैंडम वैल्यूज है, तो रैंडम वैल्यूज क्या है, पहले वाले केस में 1 से लेके 100 और दूसरे वाले केस में रैंडम वैल्यूज. अब प्रोबेबिलिटी तो दिया हुआ नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी भी निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो देखो कैसे होगा. पहले हम एक बता देते, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट करके ये पहला वाला कितना तक जाएगा, 100. तो प्रोबेबिलिटी, तो आउट ऑफ 100 नेचुरल नंबर 1 आने का चांसेस कितना है, 1/100. 2 आने का चांसेस 2 होगा. फेवरेबल आउट 1/100 ना, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम. ये गलत हो जाता है. ठीक है, ये बार बार ध्यान रखो, क्योंकि मैंने पहले दिन भी बोला था ये बहुत गलत हो जाता है सभी से. 1/100. ठीक है, अब p इंटू एक्स निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, e ऑफ x. तो p इंटू एक्स, तो 1 इंटू 100 कितना होगा, 2 इंटू 1 इंटू 100, तो 2/100. 3/100 डॉट डॉट करके 100/100. ठीक है, अच्छा फिर y क्या लिखेंगे, 1 2 3 डॉट डॉट करके 200. ठीक है, अच्छा अब प्रोबेबिलिटी 1 आने का प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 200, 1/200, 1/200, 1/200 और 1/200. तो e ऑफ y निकालेंगे, तो e ऑफ y कैसे आएगा, p इंटू y करके. तो 1 इंटू 1/200, तो 1/200, 2/200, 3/200 डॉट डॉट करके 200/200. अच्छा, अब हम लोग ये e ऑफ x जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, e ऑफ x का क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग अगर मतलब समेशन ऑफ p x निकालना पड़ेगा ना, तो समेशन ऑफ p ऑफ x या फिर समेशन ऑफ e ऑफ x कैसे निकालेंगे, ये सबका टोटल करना पड़ेगा. तो ऐसे हो जाएगा, देखो 1 इंटू 1/100 इस तरीके से लिख रहे हैं. ठीक है, 2 इंटू 1/100, हाँ इसमें फॉर्मूला लगेगा, 3 इंटू 1/100 प्लस डॉट डॉट करके 100 इंटू 1/100. ठीक है, यही तो है. देखो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, एक ही बात है, यहाँ पर भी लिख सकते थे, मैंने ऐसे लिख दिया. अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, 1/100, तो बचेगा क्या, 1 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करके 100. तो ये एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का. ये देखो, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि अभी इतना सारा क्या टोटल करने बैठेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 100. ठीक है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, जितने सारे नेचुरल नंबर्स का टोटल करने वाले हैं. तो बोलो अब इसमें कैसे लिखेंगे, ये तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, n की जगह यहाँ कितना लिखेंगे, बोलो. x 100 ना, 1 से 100 तक तो 100 ही नेचुरल नंबर्स हुआ, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई
टू, तो कितना आ जाएगा, इधर से 100 इधर से 100 कैंसिल, तो 101/2 कितना हो जाएगा। कैलकुलेट कर भी सकते हो या फिर ऐसे ही रहने दो, आगे जाके मल्टीप्लाई भी तो करना है। तो जैसे मैंने तुम लोग को ई ऑफ एक्स का टोटल दिखाया, वैसे तुम लोग पी समेशन पी वाई निकाल के दिखाओ। ये वाला इसका भी तो टोटल करना पड़ेगा ना। जैसे ये निकाला हम लोगों ने, वैसे ये भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का हमें क्या करने बोला है, फिर मल्टीप्लीकेशन करने बोला ना, ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई, स्टार्टिंग में ही तो बताया। समेशन पी वाई कितना होगा। ऐसे पहले लिखना पड़ेगा 1 × 1/200, 2 × 1/200, फिर कॉमन लेना पड़ेगा 1/100.5, মানে 201/2 হচ্ছে কি, 201/2 e of y 1 × 1/200 plus 2 × 1/200, 3 × 1/200 प्लस डॉट डॉट करके 200 × 1/200, तो कॉमन क्या जाएगा 1/, कौन सा वाला ये, हाँ कर सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है ना, फिर कॉमन नहीं जाएगा, तो फिर ऐड कैसे करेंगे बीच का इतना सारा, फिर तो पूरा कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा। हाँ कट क्यों नहीं जाएगा, ये भी इससे जाएगा, लेकिन वैसे करेंगे तो फिर हम लोग फॉर्मूला का यूज नहीं कर पाएंगे, अब इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में तो मुश्किल होगा। 200, ठीक है। अब वही सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला, तो n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो n कितना है 200, 200 + 1, तो कितना हो जाएगा 201/2। अब हम लोग को निकालने क्या बोला है, ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई, ये पहले ही तो हम लोग यहाँ डिस्कस किए ना, कि हम लोग को निकालने बोला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू का प्रोडक्ट करना है। तो ई ऑफ एक्स कितना आया था 101/2, और ये आया 201/2, तो कितना हो जाएगा, এটা মাল্টিপ্লাই করলে 101 আর 200, 201/, कितना হবে, নালে পুরোই বলে দাও না যা আসছে। 5075.25, এটা কত আসছে মাল্টিপ্লাই করে 101 আর 200, 20301 ডিভাইডেড বাই 4, 5075.25, 5075.25 ये आ जाएगा, ये देखो 5075.25। अच्छा अब सेट बी का क्वेश्चन नंबर 22।
सेट बी का क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, इसमें बोला है देखो, इफ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड एज फॉलोज, तो x y में जो रिलेशन है वो है y इक्वल -3x+4। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, x y में रिलेशन। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऐसे सिग्मा से। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या बोला है? x, मतलब सिग्मा ऑफ x, या फिर चाहो तो एस डी ऑफ x ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये साइन है, ये लिख के दिखा सकते हैं, 2 बोल रहा है। और हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, मतलब एस डी ऑफ वाई कितना होगा ये फाइंड आउट करने बोला है। तो देखो प्रीवियस क्लास जो किया था उसका, वहां पर देखोगे फॉर्मूला जहां एक्सपेक्टेड वैल्यू का लिखवाना स्टार्ट किया था, वहां पर मैंने ये एक फॉर्मूला लिखवाया था, इस पे एक क्वेश्चन भी किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स तो क्वेश्चन में गिवन है 2, मॉड ऑफ बी कितना होगा? तो इक्वेशन चैप्टर सभी कोई पढ़ के आ रहे हो, तो ये वाला जो है लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो मुझे क्या चाहिए? b चाहिए, तो यहाँ पर b कौन सा है इस इक्वेशन में? b कौन सा है? -3 बी है, ठीक है, तो ये -3 हो जाएगा। लेकिन मॉड के अंदर कुछ भी डेटा दे दो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, नेगेटिव होगा नहीं। तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 6। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये लिखवा दिया था, ठीक है। ये कॉपी में देखो एक बार, लिखा हुआ होगा। 6 ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ये देखो -6 भी है, अगर कोई नहीं पता है मॉड का यूज तो फिर वो -6 करके आ जाएगा, तो गलत। फिर सेट बी का ही क्वेश्चन नंबर 23 कर। 2x प्लस 3y+4 0, ये v है वेरियांस, वेरियांस ऑफ x 6 है, वेरियांस ऑफ y निकालने बोला है। वेरियांस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो अभी जो सिखा है उसी से निकल जाएगा, अगर एस डी निकाल लेते हो, जैसे अभी एस डी निकालना याद आ गया, ठीक है, ये ऐसा किया भी था, फिर से किया, तो एस डी जो निकलेगा उसका स्क्वायर करने से तो वेरियांस आ जाएगा, क्योंकि एस डी का स्क्वायर क्या होता है? वेरियांस होता है। तो 2x प्लस 3y+4 0, तो इसको पहले कैसे अरेंज करोगे? इस फॉर्मेट में, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में करेंगे तब ना बी पता चलेगा हमें। तो y इधर रखना है, बाकी डेटा इधर ट्रांसफर करना है। -4 -2x, तो इधर सिर्फ y रहेगा, तो ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? -4 -2x/3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल हो गया क्या? -4/3 प्लस -2/3 इंटू एक्स। तो यहाँ पर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो b कितना आएगा? -2/3, ठीक है। अब अगर हम लोग लिख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। b तो पता चल गया, -2/3, -2/3, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा वाला दिया हुआ है? यहाँ पर कौन सा लगा? ये वाला। हमें वेरियांस ऑफ एक्स दिया हुआ है जो कि 6 है, ठीक है। तो हम लोग को और क्या गिवन है? वेरियांस ऑफ एक्स हमें 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो एस डी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? एस डी मतलब अभी तो बताया कि वेरियांस मतलब एस डी का स्क्वायर, तो एस वेरियांस दिया हुआ है तो एस डी कैसे निकालेंगे? एस डी रूट ओवर ऑफ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? √6, ये वाला, ठीक है। तो एस डी ऑफ वाई निकाल लेंगे। एस डी ऑफ वाई कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू √6। तो मुझे एस डी ऑफ वाई नहीं चाहिए, एस डी ऑफ वाई का क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए, तभी तो वेरिएंस आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/9 इंटू 6, 24/9। 24/9 आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है। पॉइंट में दिया है 24/9, देखो तो कितना है।
2.67 ও এটা হবে, এটা 24/9 मतलब 8/3, 24/9, 8/3, तो ए ऑप्शन ए। सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ा, बस इतना समझना है कि, और एक चीज याद रखना है कि वेरियांस इक्वल टू क्या होता है, एस डी का स्क्वायर। नेक्स्ट करेंगे सेट ए का क्वेश्चन 42। ये वाला बताओ क्या होगा। सेट ए का क्वेश्चन 42, इफ ए रैंडम वेरिएबल x assumes the value x1 x2 x3 x4, मतलब x का वैल्यू क्या क्या है, x1 x2 x3 और x4। अच्छा, और बोल रहे विथ कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब x1 ऑकर होने का प्रोबेबिलिटी p1, फिर उसके बाद p2 p3 p4, मतलब p का वैल्यू है p1 p2 p3 p4। अच्छा, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मतलब क्या निकालना पड़ेगा, p इंटू एक्स। तो x1 इंटू p1 क्या होगा, x1 p1, x2 p2, x3 p3, x4 p4, ठीक है। तब ये सबका क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड, हाँ समेशन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, समेशन ऑफ पी, जो कि हमेशा 1 होता है। तब ये टोटल जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो टोटल क्या है, x1 प्लस x2 p2 x3 p3 x4 p4। ऑप्शन सी, सी की बी, बी 1 1 2 3 3 2 है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, सी होगी, सी में सही है।
सेट ए का क्वेश्चन नंबर 54। If variance of random variable x is 23, then what is the variance of 2x plus 10? अभी अभी किया था इसके पहला वाला क्वेश्चन, वैसा ही होगा। सेट ए क्वेश्चन नंबर 54। वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x is 23, मतलब v of x 23, और बोल रहा है कि व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 2x plus 10। तो वेरिएंस ऑफ 2x plus 10 कितना होगा ये निकालने के लिए बोला है। तो v ऑफ x दिया हुआ है तो हम लोग को क्या निकालना चाहिए, v ऑफ y। ठीक है, तो हम लोग अगर मान लेते हैं कि y इक्वल टू 2x plus 10, तो इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, v ऑफ y। तो वेरिएंस का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एस डी का है। एस डी ऑफ y इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ b इंटू एस डी ऑफ एक्स। देखो आज ही ये याद हो जाना चाहिए, कम से कम 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने ये वाला कर लिया। अच्छा, तो अब ये एस डी ऑफ वाई निकालेंगे। एस डी ऑफ एक्स हम लोग के पास अवेलेबल है, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, एस डी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएंस अगर 23 है तो मतलब एस डी निकालना है। वेरिएंस मुझे गिवन है तो एस डी क्या होगा, रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, तो रूट ओवर ऑफ 23। ठीक है, इधर 23 लिखोगे तो एस डी नहीं आ जाएगा रूट करके। तो मॉड ऑफ बी कितना होगा, तो ये तो इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 2x प्लस 10। तो यहाँ पर b कितना है, जो 2 जो x के साथ है वही तो मेरा 2 b होता है। तो एस डी ऑफ y कितना हो जाएगा, 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 23। लेकिन हम लोग को एस डी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वेरिएंस। तो क्या करेंगे, एस डी का स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस आ जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा 4 इंटू 23, कितना हो जाएगा, 92। तो एक बार देख लेते हैं, 92 डी। फोर्टी फाइव नंबर वन बोल रहा है, इफ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड बाय y इक्वल 2x माइनस 3x, देन एस डी ऑफ y इज गिवन by। तो निकालो एस डी ऑफ y क्या होगा। दो रैंडम वेरिएबल x और y इस तरीके से रिलेटेड, y इक्वल टू 2 माइनस 3x, ये x और y में रिलेशन है। तो बोल रहे हैं एस डी ऑफ y इज गिवन बाय, एस डी ऑफ y कितना होगा, तो एस डी ऑफ y क्या होता है, मॉड ऑफ b इंटू एस डी ऑफ x। तो मॉड ऑफ b यहाँ पर b कितना होगा, -3 इंटू एस डी ऑफ एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं -3 एस डी ऑफ एक्स, मॉड से सॉरी -3 क्या, हाँ हाँ बोल रहे 3 होगा, 3 एस डी ऑफ एक्स। अच्छा, तो फिर वैल्यूज तो कुछ है, मतलब मॉड के बाहर आएगा तो 3 एस डी ऑफ एक्स, मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। এটাতেই ভুল হয়ে যাচ্ছে। তাড়াহুড়োতে ভুল হয়ে যায়। अच्छा 44, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 44, ये वाला वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय। ये तो फॉर्मूला पूछ रहा है, बोलो कौन सा वाला फॉर्मूला सही दिया हो। देखो लिखा हुआ होगा कॉपी में,
सेट ए का क्वेश्चन नंबर 44 में ये देखो बोल रहा है वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स मतलब v ऑफ एक्स। तो v ऑफ एक्स क्या होता है? एस डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। वेरिएंस तो स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या था? ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। लेकिन ये नहीं दिया हुआ, इसमें थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। कौन सा वाला होगा आंसर? ओ दिया तो है, कौन सा वाला? ए, ये वाला होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये तो फॉर्मूला देख के अच्छा बी भी हो जाएगा, बी भी सही दिया हुआ है। गलत सी दिया हुआ है, ए एंड बी होगा, ऑप्शन डी होगा। बी भी सही दिया हुआ है, क्यों? देखो अगर हम लोग इसको जो है स्प्लिट करते हैं तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे लिखा हुआ था हम लोग का, देखो तो यहाँ पर ई एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। मतलब ये देखो मैंने इससे ये वाला लिखवाया था, क्योंकि इस पीडीएफ में है नहीं तो हम नहीं दिखा पा रहे। तुम लोग एक बार कॉपी में चेक करोगे तो मिल जाएगा, देखो लिखा हुआ है। ये ए और ये बी, ए एंड डी हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी, ए एंड बी और बी। एक्चुअली और ही होना चाहिए लैंग्वेज, ए या फिर बी। ये देखो मैंने पहले ये लिखवाया फिर इसके बाद ये लिखवाया, अगर तुम लोग चेक करके देखोगे तो मिलेगा। देखो ई ऑफ, ये तो लिखा हुआ ही है ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम लोग अगर अलग अलग करें तो ये म्यू का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर। अब ये म्यू मतलब क्या होता है? म्यू मतलब ई ऑफ एक्स होता है, वही तो पी इंटू एक्स होता है। तो म्यू के जगह ये वाला लिख दिया, ठीक है। और ये एक्स और ये पूरा होल स्क्वायर से कर दिया। सही है, सेट ए का 44 नंबर। अब सेट सी का क्वेश्चन नंबर 14, सेट सी, ये वाला देखो। इसमें बोला है कि फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 30%, 40% एंड 50% फेल्ड इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली। इफ एन एग्जामिनी is selected at random, what is the probability that he passed in physics if it is known that he failed in chemistry? ये निकालने के लिए मतलब क्या निकालने बोला है बोलो तो? फिजिक्स में पास होगा लेकिन फेल होगा, ये निकालना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या डेटा दिया हुआ है। तो ये 30, 40, 50% क्या दिया हुआ है? फेल्ड इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट जो है 50%। पहले इतना लिख लेते, फेल्ड इन फिजिक्स 30%, फेल्ड इन केमिस्ट्री 40% और फेल्ड इन, बोल रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट का मतलब तो बोल सकते हैं आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री 50%। ठीक है, अब हम लोग को आंसर कैसे निकालने बोला है? देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी का अगर क्लासिकल डेफिनेशन ही देखे तो नंबर में होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, पॉसिबल आउटकम और फेवरेबल आउटकम। या फिर अगर हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन नहीं देख के वो सेट का भी देखते हैं तो उसमें भी तो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी एन ऑफ, नीचे एन ऑफ एस आता है, ऊपर क्या आ जाता है? एन ऑफ पी प्रोबेबिलिटी। तो फिर मुझे नंबर के हिसाब से निकालना चाहिए, ठीक है। तो देखो फिजिक्स में पास करेगा 30%। अच्छा ये पूरा 30% को अगर मुझे नंबर में लिखना है तो हम कितना लिख सकते हैं? आउट ऑफ 30% मतलब क्या? आउट ऑफ 100। तो 100 का 30% अगर हम लोग मान लेते टोटल 100 लोगों पे ये सर्वे हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 30, ये 40, फिर ये वाला 50। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स कितना? नंबर ऑफ फेल इन फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री 40, और आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री को कैसे लिखेंगे? पी और मतलब साइन में क्या लिखते हैं?
यूनियन प्लस भी लिख सकते हैं यूनियन, ठीक है। कितना हो जाएगा 50। अच्छा, क्या इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि दोनों ही चीजों में फेल, निकाल सकते हैं वो फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा वाला फॉर्मूला? एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उससे निकालो कि दोनों में फेल कितने जन। एन ऑफ पी यूनियन सी कितना हो जाएगा? एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी। तो पी यूनियन सी कितना है? 50। पी कितना है? 30। सी कितना है? 40। तो पी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा? 50। और ये हो गया 70। एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी ये कितना हो जाएगा? 50 माइनस 70। 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकला? नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या निकला बोलो? फेल, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 20 जन ऐसे हैं जो फिजिक्स में भी फेल हुए हैं और केमिस्ट्री में भी फेल हो गए हैं। अच्छा, अब हम लोग को लेकिन निकालने क्या बोला है पता है कि बोल रहा है कि पास्ड इन फिजिक्स बट फेल्ड इन केमिस्ट्री। लेकिन हम लोग को अभी ये मिला है कि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में फेल कितना है, लेकिन मुझे ऐसा निकालना है जो फिजिक्स में पास हो जाएगा बट केमिस्ट्री में फेल है, ठीक है। अच्छा, अब टोटल तो 100 स्टूडेंट है, ठीक है। उसमें से ये पता चल गया कि 20 ऐसे स्टूडेंट है जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही फेल है ना। तो फिर दोनों में फेल नहीं है ऐसे कितने स्टूडेंट? 80, ठीक है। टोटल 100 लोगों में से मुझे पता है 20 ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों में फेल हुए, तो बाकी ऐसे कितने स्टूडेंट है जो दोनों में फेल नहीं हुए? या तो किसी एक ही में फेल हुए, ठीक है, या तो फिजिक्स में या तो केमिस्ट्री में। तो हम लोग पहले वो निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऐसे निकाल ले, देखो पहले हम लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट है 100, ठीक है। उससे 20 लेस कर दो, कितना आ गया? 80। अब ये 80 स्टूडेंट का क्या क्या कंसेप्ट हो सकता है? ये या तो क्या है, आइदर फिजिक्स या फिर आइदर पास्ट इन केमिस्ट्री, और एक चीज भी हो सकती है नॉट फेल्ड बोथ या फिर पास्ट बोथ, ठीक है, नॉट फेल्ड इन बोथ, ठीक है। तो ये 80 को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? इस नंबर को क्या लिखेंगे? P और C का क्या होगा? ये इंटरसेक्शन मतलब तो कॉमन। देखो ना, मैंने क्या किया, मेरे पास 80 स्टूडेंट मतलब वो स्टूडेंट है, या तो वो सारे स्टूडेंट या तो फिजिक्स में पास है, ठीक है, कोई फिजिक्स में पास है, कोई केमिस्ट्री में पास है, या फिर दोनों में फेल नहीं मतलब दोनों में पास है। तो फिर वो क्या हो गया? सबका मिला के हो गया, उसको क्या बोलेंगे? यूनियन, ठीक है। ये यूनियन है, फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री का डेटा, ठीक है। अच्छा, अब इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हम लोग के फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास है। तो फिर ये पता चल जाएगा कि फिजिक्स में पास है बट केमिस्ट्री में फेल है। अच्छा, अब देखो इसके बाद हम लोग ये निकालते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन फिजिक्स। बोलो कितने लोग हैं जो फिजिक्स में पास हुए?
100 में से 30 फेल हुए, तो कितने फिजिक्स में पास हुए? 70। सेम तरीके से केमिस्ट्री कितना हो जाएगा? 60। 100 माइनस 40, ये हो गया 60। अब अगर हम एन ऑफ पी यूनियन सी निकाले तो मेरा क्या आ जाएगा? एन ऑफ पी, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी। तो पी यूनियन सी कितना आया? 80। ये 70 आ गया, ये 60 आ गया, तो इंटरसेक्शन वाला देख लो कितना आएगा? 130, 50। एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी ये आ जाएगा 130 माइनस 80 यानी 50। ये 50 क्या आ गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक तो नहीं, इंटरसेक्शन मतलब दोनों। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अभी भी हुआ नहीं है, हमें ये नहीं पूछा है कि दोनों में कितने जन पास हुए, हमें पूछा है। हाँ, तो अब निकालें कितने लोग सिर्फ फिजिक्स में पास है। नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली पास्ड इन फिजिक्स, बोलो सिर्फ फिजिक्स में पास कितने जन है? सिर्फ फिजिक्स में पास कितने? 70 क्या था? 70 फिजिक्स में पास है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बाकी चीजों में पास नहीं है। ठीक है, ओनली फिजिक्स नहीं लिखा है यहाँ पर, मुझे ओनली फिजिक्स चाहिए, तो 70 से मुझे वो निकाल देना है। अगर इसमें ऐसे भी स्टूडेंट है जो फिजिक्स के साथ साथ किसी और चीज में पास किए, तो फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री में पास करने वाले कितने जन है? नहीं, ये वाले फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री में पास करने वाले कितने जन है? 50। मतलब ये फिजिक्स वाला बोला, ये केमिस्ट्री वाला, ये दोनों में पास कर गए कितने जन? 50। तो सिर्फ फिजिक्स में कितने? क्योंकि पूरा ये सर्कल का वैल्यू कितना है? 70। ठीक है, तो फिर 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 20। अब प्रोबेबिलिटी निकलेगा, तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ पास्ट इन फिजिक्स बट फेल्ड इन केमिस्ट्री। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया ना, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो केमिस्ट्री में कितने लोग जो है पास किए हैं, और फिजिक्स में पास्ट इन फिजिक्स, तो पास्ट इन फिजिक्स कितने जन है? 20। कंडीशन है कि केमिस्ट्री में फेल होना चाहिए, तो केमिस्ट्री में कितने जन फेल हुए? 40। तो आउट ऑफ 40, ये कंडीशनल ऐसा था ना, जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था, गिवन दैट, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ऊपर आ जाता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, वैसे ही। ठीक है, तो वो इंटरसेक्शन वाला ही तो लिखे। बोलो कितना आ रहा है? 1/2। तो ऑप्शन ए। तो ये एमसीक्यू के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, थोड़ा नहीं, काफी बड़ा है। तो पास्ड इन फिजिक्स बट फेल्ड इन केमिस्ट्री, तो इसमें देखो कुछ भी हमें डायरेक्टली दिया हुआ नहीं था, एक एक करके सब निकालना पड़ा। हम फिर से एक बार बता देते हैं इस चीज को। देखो यहाँ से देखो, ये गिवन था, फिजिक्स में कितने लोग फेल हुए, केमिस्ट्री में कितने लोग फेल हुए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने लोग फेल हुए, दोनों में मिला के। तो यहाँ पर ये नंबर में ट्रांसफर कर लिया, सबसे पहले तो नंबर में ट्रांसफर करना चाहिए, फिर इसके बाद हम लोगों ने निकाल लिया दोनों में फेल कितने लोग हैं। तो दोनों में फेल कितने लोग हैं ये पता चल गया, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास किए, या तो फिजिक्स में, या तो केमिस्ट्री में, या दोनों में। ठीक है, तो क्योंकि मुझे पास वाला भी डेटा चाहिए ना, क्योंकि फिजिक्स में पास और केमिस्ट्री में फेल चाहिए, तो पास वाला डेटा निकालने के लिए हम लोगों ने ये वाला फिर से फॉर्मूला यूज किया। पास फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, क्योंकि हम लोग को गिवन फेल वाला डेटा था। तो पास वाला डेटा से हम लोगों ने निकाल लिया कि कितने लोग दोनों चीज में पास हुए। पहले निकाला कितने लोग दोनों चीज में
फेल हुए थे। फिर उससे ये निकल गया कि ओनली फिजिक्स में कितने लोग पास हुए, क्योंकि हम लोग को ये 70 पता चला कि फिजिक्स, टोटल फिजिक्स वाला सर्कल 70 है, जिसमें से यहाँ पर ये वाला कितना है, कॉमन पॉइंट 20। ठीक है, तो फिर सॉरी कॉमन पॉइंट 50, तो फिर ये कितना आ जाएगा 20। तो ये सिर्फ ये वाला पॉइंट हम लोग का आ गया, सिर्फ ये वाला 20 आ गया। तो हम लोगों को ये पता चल गया फिजिक्स में, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में कितने जन पास कर रहे हैं, 20। और केमिस्ट्री में फेल कितने हुए हैं, 40। केमिस्ट्री में फेल है ये रहा 40। ठीक है, अच्छा, और एक लास्ट प्रोबेबिलिटी का ये वाला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है सेट ए का 55 नंबर, सेट ए। What is the probability of having at least 1/6 from 3 throws of a perfect die? बोलो। सेट ए क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1/6, कम से कम एक 6 मिल जाए। बोलो क्या होगा। एट लीस्ट 1/6 फ्रॉम 3 थ्रोज ऑफ ए परफेक्ट डाई। तो पहले बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कितना होगा, नॉर्मली गेटिंग 6 कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अगर हम लोग 1/6, अगर हम लोग एक डाई को रोल कर रहे हैं तो हम लोग का 6 मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1/6। बट यहाँ पर बोला है कि 3 बार हम लोग ये करेंगे, ठीक है, लेकिन हमें क्या नहीं मिलना चाहिए, हमें आंसर लेकिन बोला है एटलीस्ट 1/6 फ्रॉम 3 थ्रोज ऑफ ए परफेक्ट डाई, कम से कम एक बार तो 6 मिले। ठीक है, 3 बार जो हम लोग करेंगे, तो फिर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि 6 नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 कितना हो जाएगा, बाकी जो नंबर आएगा 6 के अलावा तो वो 5 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ना, मतलब 1 2 3 4 5, या फिर 1 - 1/6 करोगे तो भी आ जाएगा। इसको डायरेक्टली हम लोग 5/6 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/6, तो क्या आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो 6 मिलने का चांसेस कितना होगा, फर्स्ट बार 1/6 आया, एंड फिर उसके बाद भी क्या हो जाएगा, अगर 6 आया तो 1/6, एंड उसके बाद भी अगर 6 आया तो कितना 1/6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6 का क्यूब। तो अब बोला है कि एटलीस्ट हम लोग को क्या मिल जाए, एक बार 6 मिल जाए। ये तो हर बार 6 मिलने का प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट एक बार, कम से कम एक बार मिल जाए। तो जो नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी उसे हटा दो, तो नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है 5/6, एंड 3 बार ही अगर मेरा, हाँ 6 के जगह कुछ और आ गया, ठीक है, तो फिर इसका क्यू। ठीक है, तो अब देखो आंसर इसी फॉर्मेट में है, ये वाला ऑप्शन डी, आंसर इस फॉर्मेट में है, ऑप्शन डी। और अगर कुछ और रहे तो फिर ये हो सकता है कि 5 का क्यूब कर लेना पड़ेगा, 6 का क्यूब, फिर उसके बाद एलसीएम करना पड़ सकता है, या फिर पॉइंट में रह सकता है। तो अभी देखो आज जो भी क्वेश्चन किया उसको एक बार यहाँ पर ऐड कर लो तो देखो, और कुछ करेंगे भी नहीं क्योंकि प्रोबेबिलिटी में इतना ही काफी है, फिर भी एक बार बता दो क्या क्या ऐड करें यहाँ पर। 4, 4 तो किया हुआ है, देखो 24, 24, अच्छा 24 अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, 22, 40, और 42, 42, 54, 54, 45, 44, और 55। और सेट बी का भी तो किया शायद 22, 23, 22 और 23। अच्छा, और इसके प्रीवियस वाले क्लास में जो किया था वो एक दो शायद ऐड हो सकता है।
सेट सी का देखो तो सब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 22। अब बीच का अगर कुछ है तो वो इसके प्रीवियस वाले क्लास में अगर किया था, तो यहाँ बीच में मिसिंग मुझे दिख रहा है 14 15 16 17 18 19, ये मिसिंग दिख रहा है 16 17 18 19। इसमें से कुछ कुछ ऐड होगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये 24 ही लास्ट है। जैसे ये क्वेश्चन किया हुआ है 23 वाला, लास्ट क्लास में किया था एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला, ठीक है, ये इसमें ऐड होगा, ये मुझे याद है, ये लास्ट क्लास में किया था। तो मुझे लगता है मैक्सिमम हो गया है, ठीक है, इतना ही हमें जरूरी है। फिर भी ये सेट ए बी सी में तुम लोग एक बार नोट डाउन करके लास्ट वाले क्लास के साथ भी देख लो कि क्या कुछ बाकी है कि नहीं, मतलब ये हम तुम लोग को टास्क दे रहे हैं देख के रखने के लिए, फिर हम चेक करेंगे। वैसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने कर लिया, जो भी एग्जाम में जिस तरीके का आता है, वैसे है तो बहुत सारा ही क्वेश्चन, लेकिन जिस टाइप का आता है वो कर लिया है। एक बार मुझे जस्ट चेक करके बता दो कि हम देख लेंगे कि करना जरूरी है कि नहीं, तो वो करेंगे। अभी हम लोग देखो ये थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये ना फॉर्मूला बेस्ड है चैप्टर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, तो प्रोबेबिलिटी के बाद ही ये वाला करने से अच्छा समझ में आएगा। तो देखो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थ्री टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा। बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल, ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी तो हम लोग सिर्फ ये बाइनोमियल वाला ही पढ़ेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ऐसा होगा, पी ऑफ एक्स एन सी एक्स, मतलब कॉम्बिनेशन पी टू दी पावर एक्स इंटू क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर अभी आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, पी का मतलब क्या है, क्यू क्या है, एन क्या है, ये सीखना पड़ेगा। अच्छा देखो, अब ये जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देखो अगर हम लोग एक बार एक कॉइन टॉस करते हैं, तो हम लोग का आउटकम क्या हो, मतलब ये बताओ, 1/2, वो तो कोई फेवरेबल आउटकम हुआ तो बोलोगे ना 1/2 है, बोलो। 1 होगा, 1 मतलब हेड या फिर टेल, ठीक है। देखो अगर हेड हम लोग चाह रहे फेवरेबल आउटकम, तब 1/2 होगा, अगर टेल मांग रहे हैं तो 1/2 होगा। लेकिन हम इन जनरल पूछ रहे हैं कि आउटकम क्या हो सकता है, हेड या फिर टेल, ठीक है। अगर दो बार एक ही कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम क्या आ जाएगा, वही हेड या टेल, लेकिन दो बार होगा, ठीक है। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1, इसका आंसर 2, ठीक है। और अगर 3 टाइम करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, वही हेड या टेल, लेकिन 3 टाइम्स, तो 2 टू दी पावर 3। ऐसे करके अगर 100 टाइम करेंगे तब तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ना, तो इसीलिए फॉर्मूला बना दिया गया है। तो उस केस में क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 100, ठीक है। तो आउटकम कैसे निकलेगा, तो आउटकम इक्वल, आउटकम टू दी पावर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टाइम द इवेंट ऑकर, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम द इवेंट ऑकर, ये फॉर्मूला से निकलता है। तो ये 2 का मतलब क्या है, आउटकम क्या है, कॉइन टॉस करने से दो ही आउटकम है, या तो हेड टेल।
इसीलिए आउटकम टू दी पावर नंबर ऑफ टाइम द इवेंट ऑकर, जैसे एक बार हुआ तो टू दी पावर 1, 2 बार होगा तो टू दी पावर 2, 3 बार हुआ तो टू दी पावर 3, 100 टाइम्स हुआ तो टू दी पावर 100। तो अगर मल्टीपल टाइम कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है, तो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ता है, जिसमें से अभी हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पर एन पी एक्स ये हमें समझना पड़ेगा, तो पूरा ही फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। देखो, जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बोल रहा है कि एक कॉइन, एक दो क्वेश्चन लिखवाएंगे उसके बाद हम लोग यहाँ से मैथ से ही करने वाले। एक कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट that 5 heads appear? ठीक है, अभी तो देखो जो भी क्वेश्चन करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही करेंगे, इसके बाद हम समझा देंगे एंड में कि कैसे समझेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगना चाहिए या फिर पॉइसो या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम लोग एंड में सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग एन पी क्यू और एक्स का मतलब बता देते हैं, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में एन भी है, पी भी है, क्यू भी है, एक्स भी है। एन का मतलब है नंबर ऑफ टाइम experiment repeated, experiment repeated। P हो जाएगा probability of success, probability of failure, और ये है x है सक्सेस। ठीक है, x का मतलब है यहाँ पर सक्सेस। अच्छा, अब पूछेंगे n का वैल्यू कितना है, p कितना है, q कितना है और x कितना है। अच्छा, बोल रहा है कॉइन कितना बार टॉस होगा, 100 टाइम्स। ठीक है, तो 100 क्या है, एन पी क्यू या एक्स? एन है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट रिपीट, तो अगर 100 टाइम टॉस करेंगे तो एक्सपेरिमेंट 100 टाइम रिपीट कर रहे हैं, तो एन कितना हो जाएगा, 100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 हेड्स अपीयर, 5 बार हेड आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो फिर यहाँ पर 5 बार हेड आ जाए। अच्छा, ये पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, लेकिन ये 100 टाइम्स में नहीं बताना है, ये पी और क्यू को हमें 1 टाइम के हिसाब से ही बताना है। ठीक है, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? एक नहीं, 100 में नहीं बताना है इसको, इन 1 टाइम बताना है, हमेशा हमेशा इन 1 टाइम बताना। हाँ, मतलब एक बार अगर टॉस करेंगे तो हेड आने का 1/प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बोले 2, और नहीं आने का प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मतलब नहीं आया, तो वो भी कितना, 1 - 1/2 यानी 1/2। अब एक्स का मतलब है सक्सेस, सक्सेस कब होगा, जब हम लोग को क्या मिलेगा, 5 हेड मिलेगा, तब क्या होगा, सक्सेस। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, हाँ, बाकी सब ऐसे टू गेट हेड। ठीक है, जो क्वेश्चन बोलेगा, बाकी ये जो है एक्सपेरिमेंट का 1 टाइम के ऊपर हमें बताना है। ठीक है, अच्छा, और एक ऐसा ही देते हैं क्वेश्चन डाइस के ऊपर। ए डाइस इज रोल्ड 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 6? तो बोलो इसमें एन पी क्यू और एक्स।
एन 5 टाइम्स हम लोग रोल करें। हाँ, 6 मिलने का चांसेस क्या है? 1/6। नहीं मिलने का चांसेस 1 - 1/6 यानी 5/6। और सक्सेस कब मिलेगा? जब हमें 2 6 मिल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऐसे करके हमें एन, पी, क्यू और एक्स पता करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग डेटा समझ में आएगा, तब ना फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला में तो पुट हो ही जाएगा, फॉर्मूला याद होते ही। एन सी एक्स इंटू पी टू दी पावर क्या है? पी टू दी पावर एक्स इंटू क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते 16.1। ये वाला देखो, बोल रहा है एक कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स। ठीक है, assuming the coin to be unbiased, what is the probability of getting 4 hits? तो पहले ये पूछ लेते हैं इस केस में, पहले वाले केस में n कितना, p कितना, q कितना और क्या है x। हाँ, तो बोलो। कॉइन टॉस 10 टाइम्स, तो n हो गया 10। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है? कॉइन अनबाइस्ड है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स, तो हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, नहीं आने का वो भी 1/2, 1 - 1/2 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, और सक्सेस कब मिलेगा? जब हमें 4 हेड मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4। अच्छा, अब निकालो इसका आंसर। पी ऑफ एक्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला एन सी एक्स इंटू पी टू दी पावर एक्स इंटू क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स। अब पुट करो, एन मतलब 10, सी एक्स मतलब 4, पी टू दी पावर हाफ, क्यू टू दी पावर 10 माइनस कितना हो जाएगा? 4। तो 10c4 p टू दी पावर हाफ इंटू क्यू टू दी पावर 6। तो 10c4 कैसे लिखेंगे? सिखाया था हम लोगों ने, वो देखा ना हम लोग जब ये बॉल वाला जितना भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन किए है ना, 4 3 2 1 और 10 9 8 7 p टू दी पावर हाफ। अच्छा, p का वैल्यू भी तो पता है, पुट करेंगे 1/2 टू दी पावर 1/2 और q मतलब 1/2 टू दी पावर 6। अच्छा, अब देखो कितना होगा। 4 और ये 2 8, ये कट गया 3 और 3। ये तो कैलकुलेटर पे भी हो जाएगा, पूरा कैलकुलेटर पे ही कर दो। ऐसे लिख देते हैं ये वाला हाफ और ये 6, ये मिला के कितना हो जाएगा? हाफ प्लस 6। अच्छा, এটা हाफ लिखोगे? पी टू दी पावर एक्स था, तो पी टू दी पावर एक्स, हाँ मैंने गलती से लिखा है। ये 4 होगा ना, पी टू दी पावर एक्स है तो 4 होगा यहाँ पर 4, तो पी टू दी पावर कितना हो जाएगा? 10 नहीं हो जाएगा? देखो मतलब पी टू दी पावर 10 नहीं, सॉरी, हाफ टू दी पावर 4 इंटू हाफ टू दी पावर 6। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं हाफ टू दी पावर 10, हाफ टू दी पावर 10। अब इसको कैलकुलेटर पे कैसे करना चाहिए ये देखो, ऐसे करके हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 टू दी पावर 10। ऐसे करेंगे तो 1/2 कैसे आंसर दिया है देख लेते हैं। आंसर तो इस तरीके से दे रखा है 105/512। हम लोग पॉइंट में निकाल लेंगे।
तो 2 to the power 10 मतलब कितना होगा, पहले ये निकाल लेते हैं। 10 into 9 into 8 into 7 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, 210 आ रहा है, इंटू ये वाला 1/2 to the power 10। तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 10 टाइम कर देते ना, 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इतना आ रहा है, 0.20507 ऐसे आ रहा है। तो इसके साथ मैच करते हैं, ये सही हुआ है कि नहीं। 105/512 इतना आ रहा है कि नहीं, देखो 105/512। यही तो आ रहा है, 0.20507 इतना ही आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड वाला देखो, ये वाला बोल रहा है एटलीस्ट 4 हेड्स, तो उसमें क्या होगा, एन पी ये सब का वैल्यू बताओ, एन पी क्यू और एक्स। तो एन कितना हो जाएगा, एन तो 10 ही रहेगा, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट तो 10 है, ठीक। এটাতে বলেছে एटलीस्ट 4 हेड्स। पी कितना होगा, 1/2, क्यू भी 1/2 ही रहेगा। एक्स कितना हो जाएगा, नहीं एटलीस्ट मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल 4, 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 4, पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलो ये कैसे निकालेंगे, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल 4 मतलब एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 4 5 और क्या 6 और नहीं, ये पॉइंट का 10 तक होगा क्योंकि 10 टाइम एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये सभी प्रोबेबिलिटी को हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन इतना निकालने पे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इतना निकालने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हटाने से मुझे एक्स ग्रेटर देन इक्वल 4 मिलेगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 4 का मतलब कौन सा वाला डेटा चाहिए मुझे, कौन सा नहीं चाहिए बोलो, तो वो 1 से हटा देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी से वो हटा देंगे ना जो मुझे नहीं चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए मुझे, अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 4 चाहिए तो मुझे क्या मतलब एक्स लेस देन 4 मुझे नहीं चाहिए। तो इस इतना निकालने के जगह अगर हम ऐसे लिखते हैं तो मेरा डेटा कम हो जाएगा। एक्स लेस देन 4 मतलब क्या क्या आ जाएगा, बोलो क्या क्या आ जाएगा, एक्स 0 और क्या आ जाएगा 1 और 2 और 3, ठीक है। तो ऐसे करने पे कैलकुलेशन जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 बार निकालना पड़ेगा जबकि यहाँ पर 10 बार, तो 10 बार तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हमें इसको चेंज कर लेना पड़ेगा। अब फॉर्मूला लिखेंगे, अब हर एक केस के लिए फॉर्मूला जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 0 है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो एन सी एक्स, तो एन कितना है, अब याद करके लिखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है ना, काफी ज्यादा। एन मतलब 10, सी एक्स मतलब 0, 0 यहाँ पर, फिर P ऑफ, हाँ तो P का वैल्यू पता है, लिख देते हैं डायरेक्टली, हाफ ऑफ x मतलब 0 और Q मतलब हाफ, हाफ ऑफ n माइनस एक्स, n मतलब कितना 10, 10 माइनस x मतलब यहाँ पर कितना 0, तो 10 माइनस 0 10 हो जाएगा। ऐसे करके सेकंड वाला बताओ, n c x, तो n कितना 10c1, p मतलब हाफ, टू दी पावर x मतलब 1 इंटू q मतलब हाफ, टू दी पावर n माइनस एक्स मतलब 9, 10 माइनस 1, ये दोनों माइनस कर दो तभी पता चल जाएगा। ये देखो ये दोनों n और x ही होता है।
फिर उसके बाद 10C2 हाफ ऑफ 2 इंटू हाफ ऑफ 8 प्लस NC3 हाफ ऑफ 3 इंटू हाफ ऑफ 7। 10 - 3 करने से जितना आएगा आप कैलकुलेट करो। तो 10C0 कितना हो जाएगा? 10C0 तो ये तो पूरा कट जाएगा ना, मतलब देखो ये नीचे क्या आ जाएगा 0 और ऊपर 10। अच्छा, और ये हाफ टू दी पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। और ये हाफ टू दी पावर 10 कितना आएगा? देखो NC0 कितना होता है पता है तुम लोग को? NC0 मतलब 10C0 को हम इन जनरल बोल रहे हैं। NC0 का वैल्यू हमेशा कितना होता है? अभी ऐसे फैक्टर लगाओगे तो तुम लोग को लगेगा कि 0 ही होगा। देखो एक्चुअली कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये तो मैंने शॉर्टकट बताया था। NCR का एक फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल करके होता है। छोड़ो, वो जब बताएंगे तब सिखाएंगे तो देख लेना, ठीक है। ये इतना याद रखो कि मेरा अगर NC0 है तो वो हमेशा 1 होगा, ठीक है, मतलब NC और 0 है तो वो हमेशा 1 होगा। तो 10C0 कितना हो जाएगा? 1, ठीक है, इतना याद रखो। 10C0 1 हो जाएगा। और हाफ टू दी पावर 0 1 हो गया। तो 1 इंटू 1 और हाफ टू दी पावर 10, तो हाफ टू दी पावर 10 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 बार, 3 बार, 4 5 6 7 8 9 10 कितना आ जाएगा? ये वाला 0.001953 125। अब इसको कर लेना चाहिए मेमोरी प्लस। देखो ये एक बता देते हैं कैसे करके करना है, नहीं तो एग्जाम में इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। इसको इसको ओरली मतलब ओरली बोल रहे, इसको कैलकुलेटर में ही करना है, तभी जाके जल्दी होगा, ठीक है। अच्छा, ये लिख दिया। अब 10C1, 10C1 मतलब कितना हो जाएगा? 10 और नीचे 1 तो कितना रहेगा? 10। हाफ टू दी पावर 1 और हाफ टू दी पावर 9 मतलब हाफ टू दी पावर 10 हो गया। हाफ टू दी पावर 10 नहीं हुआ तो 10 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 2। 2 बार, 3 बार ऐसे करके निकालना है। 10 डिवाइडेड बाई 2 फिर डिवाइडेड बाई 2 3 बार, 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ जाएगा 0.01953 125, ठीक है। इसको भी क्या कर लेंगे? मेमोरी प्लस। अच्छा, फिर ये वाला 10C2 कितना होगा? तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 और ऊपर आ जाएगा 10 इंटू 9। कितना होगा बोलो? 10, ये तो आ जाएगा 10 इंटू 9 और नीचे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? 45। 45 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर 10, तो 45 डिवाइडेड बाई 2 2 बार, 3 बार। 45 डिवाइडेड बाई 2 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10। 0.087890625, तो ये हो जाएगा मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर ये वाला 10C3 मतलब 3 2 1, 10 9 और 8 और नीचे क्या हो जाएगा? 3 2 और 1, तो ये कितना आ जाएगा? 3 और ये हो गया 5। 120 और फिर 1/2 टू दी पावर 10, तो 120 डिवाइडेड बाई 2 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10। 0.23437 इसको भी कर लेते हैं मेमोरी प्लस, फिर मेमोरी रिकॉल -1, तो 1 माइनस कितना है? 0.34375 -1 0.65625। पता नहीं मैच हुआ कि नहीं, देख लेते हैं। ये वाला देखो तो 848/1024, 0.828। तब कुछ गलत हो गया होगा।
कुछ तो एक गलत हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, देखो ये वाला तुम लोग देखना कैलकुलेट करके कि कहाँ गलत हुआ है। मैंने तो ये लिखा है बट कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है, इसीलिए मैच हुआ नहीं। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली ये कैलकुलेशन ही समझना है। ठीक है, ये एक बार ठीक करके रखो तुम लोग। और ये थर्ड नंबर वाला जो है उसका आंसर, ये वाला जो है ना, यही थर्ड नंबर वाला आंसर आएगा। तो ये वाला तुम लोग को चेक करना है, और थर्ड नंबर वाला बस देखो, ये वो कैलकुलेट होने से ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। थर्ड नंबर वाले में बोला है एटमोस्ट 3 हेड, मतलब क्या लेना है? एटमोस्ट 3 हेड मतलब एक्स के 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा। एटमोस्ट मतलब 3 या 3 से ज्यादा, मतलब क्या क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू 0, 1 और 2। ओ सॉरी, ज्यादा नहीं, उल्टा लिख दिया तो। हाँ, तो 0, 1, 2 और मैक्स टू मैक्स 3 तक। तो 0, 1, 2, 3 देखो अभी यहीं पर निकालना था हमें। ये देखो 0, 1, 2, 3। तो इसका जो आंसर है, यानी कि ये वाला, यानी कि ये वाला जो कि मेरा सही आया नहीं, कैलकुलेशन गलत हुआ होगा, तो वही वाला मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर होना इतना चाहिए। देखो वो भी हम लिख देते हैं। आंसर होना चाहिए हम लोग का 0.171875। मैंने जैसे बताया वैसे अगर चेक करोगे तो ये आंसर आना चाहिए, 0.171875, ये वाला वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, ये वाला वैल्यू, ये चेक करके देखना है तुम लोग को। बाकी सारा क्वेश्चन ही ज्यादा इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें जितना सब है उतना करने का जरूरत नहीं, बस एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे। तो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, कैलकुलेशन ही मेन है। तो एक ही फॉर्मूला सिखाया आज, इसको पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मतलब याद कर लेना है एन क्या होता है, पी क्या होता है, एक्स क्या होता है, फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन करके रखोगे तो थर्ड वाला आंसर तो ऐसे ही हो जाए। ठीक है, ये वाला क्लास अभी तक इतना ही करते हैं, बाद में अभी चलो अकाउंट्स वाला करेंगे। इसको डिस्कनेक्ट करें, ठीक है, फिर लिंक जनरेट करेंगे तो तुम लोग ज्वाइन करना।